नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको तीसरे युद्ध के लिए तैयार किए जा चुके उस बैटल ग्राउंड के में लेकर चलेंगे जिसने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया जिसकी पुतिन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूक्रेन के ड्रोन ट्रकों के जरिए पहले रूस में उसके 4 एयर बेसेस तक पहुंचे, फिर सही वक्त पर उन्होंने रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स, बॉम्बर फ्लीट को तबाह कर दिया। यह हमला पुतिन के अहम, उनके आत्मसम्मान पर सीधी और सबसे बड़ी चोट है जिसका बदला वो जरूर लेंगे। और अब पूरी दुनिया इसी डर से सहमी हुई है कि पुतिन यूक्रेन से कितना भयानक बदला लेंगे और क्या पुतिन का यह बदला पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकता है, और क्या यह विश्व युद्ध ऐसा होगा जिसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आपकी ट्रंप की खाक में मिलती साख के बारे में आपको बताएंगे। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमले और उसके बाद यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त हमला, ये सब साबित करता है कि अब पुतिन तो छोड़िए, ज़ेलेंस्की भी ट्रंप की बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये युद्ध उस वक्त और तेज हो चुका है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के लिए इस्तांबुल में शांति वार्ता की मेज सजा रहे थे। यानी ट्रंप की बात अब कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना वो रूस और यूक्रेन को रोक पाए और ना ही इजराइल और हमास की लड़ाई रोक पाए। सोचिए, ये वही ट्रंप है जो भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा कर रहे थे। वहां भी उन्होंने अपने बड़बोलेपन की वजह से खूब किरकिरी कराई। और मेरी एआई वर्जन आज आप क्या बताने वाले हैं? अंजना, आज मैं बकरीद को लेकर शुरू हुई सियासत के बारे में बताऊंगी। देश में अब त्योहार सेलिब्रेशन से ज्यादा सियासत का विषय बन गया है और इन पर विवाद एक नई परंपरा बन गए हैं। बकरीद में कुर्बानी के लिए शुरू हुई बयानबाजी में नया नाम जुड़ा है कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उन्होंने जीव हिंसा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुर्बानी का कोई और विकल्प तलाशा जाना चाहिए। आज ब्लैक एंड व्हाइट में उस खतरे की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। खतरा है भविष्य के युद्ध के बदले तरीकों का। जी हां, यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसे फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर कहा जा रहा है। लड़ाई की तकनीक और तरीके बदल चुके हैं। इन लड़ाई के नए तरीकों से भारत क्या सीख सकता है, यह भी आज आपको बताएंगे। और पूरी दुनिया में यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? क्या यह युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल रहा है? इन सारे सवालों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर में एक सरप्राइज अटैक किया था। इसी युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हुई थी। जापान ने अमेरिका के 20 नेवल वेसल्स जो हैं वो तबाह कर दिए थे, पर्ल हार्बर जिसे कहा जाता है वहां पर, जिसमें अमेरिका के 8 बैटल शिप्स भी थे। 300 से ज्यादा एयरप्लेन्स शामिल थी। 2400 से ज्यादा अमेरिकियों की इस हमले में मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए थे जो जापान ने किया था। अब इसे रूस का पर्ल हार्बर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी सरप्राइज था। रूस को पता ही नहीं चला कि उसकी धरती पर, उसके एयरबेस पर ऐसा अटैक प्लान किया जा रहा है जो ड्रोन से होगा। इस हमले में रूस के बॉम्बर फ्लीट के 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। आपने सही सुना, ड्रोन से हुए अटैक में रूस के बॉम्बर फ्लीट यानी उनके जो अटैकिंग बॉम्बर फ्लाइट्स हैं उसका 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। रूस के 5 एयरबेस पर यह हमला हुआ है
और हम आपको इसीलिए दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ सबसे पहले आप पर्ल हार्बर मोमेंट जिसे कहा जाता है 7 दिसंबर 1941 की देख रहे हैं, जहां पर जापान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर यह हमला किया था। 2400 अमेरिकी मारे गए थे। और दूसरी तरफ 1 जून 2025, एक तरह से जैसे इतिहास 85 साल बाद वापस फिर से दुनिया के सामने आ गया हो, जब यूक्रेन जैसा मुल्क ड्रोन के जरिए रूस के 30% बॉम्बर फ्लीट एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर देता है। पर्ल हार्बर के अटैक की परिणति जापान पर अमेरिका के परमाणु हमले से हुई। अंजाम देखिए आप कहां पहुंचा था, जब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ही गिरा दिए और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अमेरिका ने भी जापान को हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के इस ड्रोन हमले की परिणति, कंक्लूजन किसी परमाणु हमले के रूप में होने की आशंका है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास इस हमले का बड़ा जवाब देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और वो बड़ा हमला जवाब क्या होगा, क्योंकि रूस को रिस्पॉन्ड करना ही होगा। देखिए, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब तो एक बहुत बड़ी अहम की लड़ाई लग रही है। दोनों की तरफ से ईगो, यानी अपने अपने अहम की लड़ाई है, उसी ईगो का युद्ध चल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बात है कि दोनों के बीच में शांति वार्ता की भी तैयारी हो रही है। किसी तीसरे देश में एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमले कर रहे हैं। असल में पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों का ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयारी ही नहीं है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन का ये युद्ध परमाणु युद्ध पर जाकर खत्म होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर उसका असर कहां कहां होगा। इसके लिए हम आपको वर्ल्ड मैप पर यह समझाते हैं कि दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स कहां कहां हैं, कहां कहां पर खतरा है इस वक्त परमाणु हथियारों का। यह हम आपको दिखाते हैं और इसी के साथ बड़े स्क्रीन पर यहां पर दिखाना चाहते हैं कि परमाणु हथियार कहां कहां पर ये फ्लैश पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो रूस को ही देखिए, जिसके पास इस वक्त जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स, ये देखिए 1710। अब ये डिप्लॉयड वॉरहेड्स तुरंत इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आप समझिए। जिसके पास इस वक्त डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, यानी तुरंत इस्तेमाल हो सकने वाले परमाणु हथियार हैं। और ये रूस के पास कितने हैं? 1710। जबकि अमेरिका के पास ऐसे डिप्लॉयड हथियार कितने हैं? 1770 डिप्लॉयड वॉरहेड्स। याद रखिए, ऐसे परमाणु हथियार जो कि तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 60 ज्यादा है अमेरिका के पास, 1770। यूनाइटेड किंगडम यूके जिसके पास है 120 वॉरहेड्स। ये देखिए, ये तमाम न्यूक्लियर हथियार है जो कि डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। उसकी गिनती हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है। फ्रांस जिसके पास है, ये देखिए आंकड़ा 280 का, फ्रांस के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स जो कि न्यूक्लियर हमला करने के लिए तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन ये स्टोर्ड वॉरहेड्स कहा जाता है इनको, यानी कि ये डिप्लॉयड नहीं है। आसान भाषा में समझे तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों पर तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार उनके पास है। अब हमारा वो सवाल जिस पर दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें हैं, यानी कि इस युद्ध में क्या रूस अपने, अगर आप देखिए तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिसकी आशंका भी चल रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि रूस के पास परमाणु हथियार है, यूक्रेन के पास नहीं है। रूस के पास 1710 से ज्यादा परमाणु हथियार है, ये देखिए, जो तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं एक बटन दबाते ही। अनुमान है कि अगर रूस को यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री शहरों के टारगेट्स को खत्म करना हो तो रूस के सिर्फ 150 से 200 परमाणु हथियार लगेंगे।
अब देखिए, रूस के पास सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो है RDS 220, जिसे जार बम का भी नाम दिया जाता है। इसका वजन है 50 मेगाटन, यानी कि 50,000 किलोटन। यहां आपको ये बता दें कि अमेरिका हिरोशिमा पर जो परमाणु बम दागा था, लिटिल बॉय, उसका वर्जन सिर्फ 15 किलोटन का था। ये देखिए आप बीच में, इससे 3,333 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है इस वक्त। इसी तरह से अमेरिका ने नागासाकी पर जो फैट मैन नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया था, वो था लगभग 21 किलोटन का, 21। इसका 2,381 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है, जो कि 50,000 किलोटन का है। रूस ने अगर ये बॉम्ब यूक्रेन पर मार दिया तो यह अनुमान है कि 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ये सब दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सके कि दुनिया में इतने बड़े बड़े फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं, युद्ध की नौबत आई हुई है, किन किन के पास तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और कैसा खतरा इस वक्त ह्यूमैनिटी के सामने है, दुनिया के सामने है। ये सिर्फ अनुमानित आधार है जो हम जिस पर रशिया की बात कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूस इस हमले का रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुतिन को इसका बड़ा जवाब देना ही होगा। इसीलिए पुतिन ने इस युद्ध के दौरान ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदली थी। नवंबर 2024 में रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अपनी पॉलिसी बदली है। रूस की नीति अब यह है कि ना सिर्फ परमाणु हथियार, परमाणु हमले के केस में, बल्कि अगर रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को जरा सा भी खतरा हुआ तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब ये पॉलिसी चेंज क्या संकेत दे रही है? और यूक्रेन का ये मौजूदा हमला आप मान सकते हैं कि इसी श्रेणी में आता है। ये हमने आपके सामने लिख दिया है जो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है। संप्रभुता पर हमला तो हम हमारे अगर जो क्षेत्रवादी तरीके से हम पर हमला तो हम करेंगे। हालांकि रूस भले ही यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। इतना तो माना ही जा सकता है, उसे एक बहाना तो मिल ही गया है। क्या है रूस के ये खतरनाक हथियार, इन्हें भी जान लीजिए। इनमें सबसे पहली है रूस की आर्शनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा है। सुपरसोनिक कहते हैं, मतलब स्पीड ऑफ साउंड 10 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से, यानी 1 सेकंड में 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 1 सेकंड में इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक है। रूस का दूसरा खतरनाक हथियार है सैटर्न 2 मिसाइल RS-28, जो कि सरमत मिसाइल। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये रूस के सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार में, जो हथियार हैं उनके, उसमें माना जाता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि उनका रूस पर किया गया ये हमला रूस को बातचीत की टेबल पर लेकर आएगा। मतलब इस तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक दबाव बनेगा रूस पर कि यूक्रेन से वो डर जाएंगे। उन्हें ये भी लगता है कि अमेरिका और यूरोप के हथियारों के आगे रूस के हथियार कमजोर हैं। जेलेंस्की को अभी तक अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने मदद की है, हथियार भी दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये मदद उन्हें आगे भी मिलती रहेगी। रूस अपने ऊपर हुए इस हमले का कैसा जवाब देता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन सा हमला था जिसकी वजह से रूस इस हद तक बौखला गया। यूक्रेन के मुताबिक इस ऑपरेशन को वो अब तक की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ये बताया कि इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने 18 महीने की प्लानिंग की थी। तैयारी सोचिए आप, छिपे हुए तरीके से 18 महीने, 1.5 साल। और खुद जेलेंस्की इस ऑपरेशन को देख रहे थे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने बहुत से छोटे ड्रोन स्मगलिंग के जरिए रूस तक पहुंचाए और इन्हें रूस के बहुत अंदर तक पहुंचाया गया है। 6,000 किलोमीटर तक ड्रोन्स को मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया। इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर उन्हें नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोटली लॉन्च किया गया।
एक थ्योरी ये भी चल रही है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर ही ड्रोन्स की अलेवलिंग की और उनके अंदर विस्फोटक फिट किया गया। उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो उड़कर रूस के एयरबेस तक पहुंच जाएं और फिर 1 जून को अचानक से 117 ड्रोन ट्रकों के अंदर से एक्टिव हुए और रूस के एयरबेस पर जाकर फट गए। ये एक तरह से देखिए तो सुसाइडल ड्रोन बन गए थे। इन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। रूस के फाइटर जेट्स और बम वर्षक विमानों को, बम वर्षक इसीलिए इन्हें बॉम्बर्स कहा जाता है, इनसे बॉम्ब्स की वर्षा एक तरह से की जाती है जब दुश्मन पर वो अटैक करते हैं, उन विमानों को निशाना बनाया। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, आपको ये समझाने के लिए हमने एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक पूरा सीक्वेंस तैयार किया है ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आप ये देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। पूरी दुनिया में ड्रोन का ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रूस के अंदर से भी यूक्रेन को मदद मिली होगी, उसके बिना यह संभव नहीं होता है। देखिए, ड्रोन्स ने रूस के कितने अंदर जाकर हिट किया है। रूस के 5 एयरबेसेस पर यह ड्रोन अटैक हुआ है और इनमें बेलाया एयरबेस यूक्रेन के बॉर्डर से 4300 किलोमीटर दूर है। 4300, यानी ये ड्रोन्स कैसे 4300 किलोमीटर अंदर तक जाकर अटैक करते हैं उनके बॉम्बर और जेट्स पर जो कि वहां पर पार्क थे इन एयरबेसेस में। इसी तरह से ओलेनिया एयरबेस 3674 किलोमीटर दूर है। डाइगेलेवो एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवो एयरबेस 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। उमर एयरबेस की दूरी है लगभग 6000 किलोमीटर से ज्यादा। सोचिए, यूक्रेन ने रूस के अंदर 6000 किलोमीटर जाकर हिट किया है। रूस को इस हमले में खासा नुकसान हुआ है, इससे वो इनकार नहीं कर सकता। वीडियोस पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। रूसी एयरबेसेस के तबाह होने के ये वीडियो कल से ही पूरी दुनिया में वायरल है। यूक्रेन ने रूस की बम बरसाने की ताकत की कमर तोड़ दी है। 30% उनके बॉम्बर जेट्स का गिरना, रूस के बम वर्षक विमानों का खासा नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमले में रूस के 40 विमान नष्ट हुए हैं, जिनमें 295 मतलब TU है, 295 जिसे कहा जाता है, 222 और सर्वेलेंस प्लेन A50 भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रूस की बम वर्षक विमानों के 30% नष्ट हो गए हैं कैपेबिलिटी। ये वही बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे यूक्रेन पर हमला कर रहे थे। यूक्रेन पर इन्हीं बॉम्बर विमानों से क्रूज मिसाइल्स बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे। इस हमले में रूस को 7 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अब दुनिया भले ही ये पूछ रही हो कि रूस इस हमले का बदला लेने तक के लिए किस हद तक जा सकता है और आगे क्या होगा, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। यूक्रेनी मीडिया बता रही है कि ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में, इस तरह के बड़े ट्रक्स में रखे लकड़ी के केबिन्स के नीचे छिपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए। यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले यूक्रेन ने ट्रंप प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी थी। यह हमला कितना सटीक था, इसके लिए आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, यहां ड्रोन 295 फाइटर जेट्स, TU-95 जो है फाइटर जेट को तबाह कर रहा है। आप देखिए प्रिसिशन से कैसे वो अपना टारगेट सेट कर रहा है। सिर्फ 40,000 रुपए की कीमत वाला एक FPV
फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जिसे कहा जाता है, FPV ड्रोन विमान के पास रुकता है, उसके टैंक को सीधा निशाना बनाता है। रूस के पास इस वक्त लगभग 40 Tu-95 फाइटर जेट्स हैं। इसमें 4 इंजन हैं। ये बहुत ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। यही यूक्रेन पर मुख्य बम वर्षक रहा है। तो आप सोचिए उस नजरिए से ये यूक्रेनियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस हमले का एक और वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग एक ट्रक पर चढ़कर ड्रोन को रोकने की कोशिश करते दिखे, क्योंकि इन्हीं ट्रक्स पर ऊपर में, सबसे ऊपर में बॉक्स में ड्रोन्स रखे हुए थे। जैसे ही देखिए, अभी तक ये अंदाजा नहीं लग पाया कि रूस को इस हमले में कुल नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इस हमले ने नए वॉरफेयर को जन्म दिया है। जैसे ही ये नीली शर्ट वाला व्यक्ति आपको दिखेगा, वो ट्रक में अंदर घुसने की कोशिश करता है, बिल्कुल पूरा वहां पर ये बम फट जाता है। दुनिया ने ये देख लिया कि युद्ध के तरीके अब बदल गए हैं। पहले विश्व युद्ध में दुनिया ने आर्टिलरी का इस्तेमाल देखा था कि कैसे तोपें युद्ध जीतने में सक्षम होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉरफेयर में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल देखा गया। आसमान से फाइटर जेट्स आते थे, बम बरसाकर चले जाते थे, ये सायरन्स बजती थी, लोग विमानों की आवाज सुनते ही दहशत में आते थे। लेकिन अब ये नए जमाने के युद्ध के तरीके हैं। लड़ाई ड्रोन से हो रही है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में। ज़ेलेंस्की ने यह बता दिया है कि ये नए जमाने के युद्ध के तरीकों में कैसे ड्रोन को एक गेम चेंजर बनाया जा सकता है। FPV ड्रोन को हथियार बना दिया। भले ही ये ड्रोन कैमरा शूट में इस्तेमाल होते हैं, हालांकि कंपनियां इनसे सामानों की और फूड डिलीवरी भी करवा रही हूं, लेकिन ये हथियार भी बन सकते हैं, खतरनाक हथियार। देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद ये जगी थी कि ये युद्ध शायद रुक जाए, बातचीत के टेबल पर दोनों तैयार हैं आने को, लेकिन अब कल के यूक्रेन के हमले के बाद इसकी उम्मीद कम है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं, दो नेताओं के बीच हो रहा है, जिनके बीच ईगो वॉर चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को पता नहीं कितने साल पीछे कर दिया है। पिछले 3.5 सालों से ये युद्ध चल रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया जानती है कि ज़ेलेंस्की पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब कल के हमले के बाद फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनकर गलती की है जो इस तरह से युद्ध के मुहाने पर, और वो भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले जाकर यूक्रेन को खड़ा कर रहे हैं। एक कॉमेडियन को चुनना राष्ट्रपति के तौर पर बड़ी भूल साबित हुई। अब ये भी विडंबना ही है, रूस और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं और दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तुर्की के इस्तांबुल में दोनों के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता हुई। बातचीत करीब 1 घंटे चली। खबर आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी। यूक्रेन की तरफ से रूस को शांति के लिए एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसकी कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन की तरफ से शर्त रखी गई है कि जमीन, समंदर और हवा में पूरी तरह से बिना शर्त के सीज फायर होना चाहिए। यह सीज फायर कम से कम 30 दिनों के लिए होना चाहिए। यूक्रेन के जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए। और टाइमिंग देखिए, शांति वार्ता के 1 दिन पहले सबसे बड़ा अटैक रूस पर कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए आप सीज फायर कीजिए। उनकी ये डिमांड है कि जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए, युद्धबंदियों की जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, युद्धबंदियों की अदला बदली हो, सभी नागरिक बंदियों को भी छोड़ा जाए। फरवरी 2014 के बाद रूस की कब्जाई जमीन को रूस का नहीं माना जाएगा। शर्तें देखिए, अब दोनों के बीच में भले ही शांति की बातें हो रही हो, कुछ बातें ऐसी हैं जो सब जानते हैं कि मनमानी करने वाला पुतिन भी मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन यूक्रेन के कल के हमले ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि ड्रोन किसी युद्ध में कितना खतरनाक हथियार हो सकता है। Went on for about 1.5 years. Ukraine managed to get the drones inside the country. It managed to get them on some container trucks disguised as huts or sheds, and the drones were hidden in the roof of the sheds, and they traveled thousands of kilometers, parked somewhere near air bases, and in one central command all these drones flew, and apparently they've damaged, Ukraine claims, about 41 aircrafts, which is a huge number.
So the logistics of this exercise is what is amazing to see. President Trump had said once that, things will happen only when Putin and I get together. Well, they spoke some progress, not much progress. But President Trump's special representative has made it clear that America more or less endorses what Russia wants. Now, Moscow has said that Moscow at the right time is prepared to have a trilateral meeting. That is, Putin, Trump and Zelensky. So, if it happens, लेकिन चर्चा यही है कि इस युद्ध की नौबत कहां तक जा सकती है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि ड्रोन इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर और इसी के साथ प्रेजेंट भी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक जो किया है जेलेंस्की ने और 30% बॉम्बर जेट्स तबाह किए हैं रूस के, वो सब ड्रोन्स के जरिए हुआ। इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रही हैं गिनी चौधरी, जो कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। और मैं आपसे स्क्वाड्रन लीडर ये समझना चाहती हूं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों ऐसे हो रहा है। ड्रोन्स का जिस तरह का इस्तेमाल जेलेंस्की ने किया है इस युद्ध में, वो जरा समझाइए कि कैसे वो इतना, मतलब इतने प्रिसिशन के साथ, ये एफपीवी ड्रोन्स हैं, छोटे ड्रोन्स, कैसे होता है? एक डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप दे सके। बिल्कुल अंजना, देखिए जैसे कि ये ड्रोन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रोन है, एक माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, 2 किलो से ऊपर का ड्रोन है। बट जो यूक्रेन ने रशिया में ड्रोन्स यूज़ किए हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होंगे, सिंस इट वाज कैरिंग अ पेलोड। वो उसके साथ एक पेलोड था जिसको आप बोल सकते हैं पेलोड के तौर पे वो एक्सप्लोजिव कैरी कर रहा था। तो ये ड्रोन है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसके नीचे कैमरा है जहाँ से हम अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पर एक पेलोड लगा होगा जो एक्सप्लोजिव होगा, जिसकी उस एक्सप्लोजिव में जिस हिसाब से NEQ जिसको बोलते हैं हम नेट एक्सप्लोजिव क्वांटिटी है, उस हिसाब से हमारे टारगेट का डैमेज भी होता है। इफ़ यू सी इट कम विद अ रिमोट कंट्रोल जिससे ये ऑपरेट होता है और ये कैमरे का व्यू मुझे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखता है। तो जो यूक्रेनियन ने रशिया पे जिन ड्रोन से हमला किया है वो है FPV ड्रोन्स, जिनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। उसमें स्क्रीन की जगह आपके पास एक गॉगल होता है और आप रियल टाइम में ड्रोन की इमेज देख सकते हैं उस गॉगल में एज अ पायलट, और आप समझिए आप खुद उस ड्रोन में बैठे हैं और उसको फ्लाई कर रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। तो अब हम इसको फ्लाई करके दिखाएंगे और अपने यहाँ पर एक टारगेट चुनते हैं और वो टारगेट चुनते हैं जो सबसे ही क्रिटिकल टारगेट होगा, बोल सकते हैं क्रूशियल टारगेट होगा यहाँ पर, जिसके ध्वस्त होने से यहाँ हम न्यूज़ चैनल बंद हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। आई विल पुट इट हियर। सो इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये जो कैमरे में ड्रोन में कैमरा है उसका व्यू मुझे अपनी स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रहा है। सो वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट, आर वेरी क्रूशियल टारगेट इन दिस बिल्डिंग, दैट इज़ PCR। हमने PCR को चुना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सिस्टम्स हैं, मॉनिटर्स हैं, और हम इस रूम में भी वी कैन लुक फॉर अ स्विचिंग कंसोल जिसके डिस्ट्रॉय होने से हमारे न्यूज़ चैनल ये बंद हो सकता है। सो यस, ये देखिए स्विचिंग कंसोल पे ये ड्रोन गया है एंड नाउ ड्रोन विल प्रिसाइजली प्रिसिशन अटैक करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। ड्रोन कहीं और है, ऑपरेटर कहीं और है। यही मेरा अगला सवाल भी है कि आप यहाँ पर हैं और PCR तक ये ड्रोन पहुँच गया और आप तो अपने पास जो सिस्टम है उससे देखकर आप हिट करिए। आपने कहा इसमें ग्लासेस का इस्तेमाल होता है FPV में जो इस लेवल के होते हैं। ये ऑपरेटर्स कहाँ रहे होंगे, ये ड्रोन ऑपरेटर्स कहाँ रहे होंगे? मतलब क्योंकि अगर आप 2000, 4000, 6000 किलोमीटर अंदर तक मार रहे हैं, ये ड्रोन ऑपरेटर स्क्वाड्रन लीडर कहाँ रहे होंगे? बिल्कुल अंजना, इसकी रेंज, इसके अलग अलग तरह के ड्रोन्स की रेंज अलग डिफरेंट रेंजेस होती हैं। जो ड्रोन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यूक्रेन ने यूज़ किया है वो स्मॉल ड्रोन्स यूज़ किए हैं और उनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर्स की ही दूरी होती है। बट अगर ये 4000 किलोमीटर्स अंदर तक गया है रशिया में, तो यू कैन से पहले ड्रोन्स को स्मगल किया गया अंदर,
और फिर मेरे ख्याल से ऑपरेटर्स जो उस ट्रक के ड्राइवर्स थे वही ड्रोन के ऑपरेटर्स थे, अलग से ऑपरेटर्स ने आकर अंदर आकर ही उन ड्रोन्स को उड़ाया है और इसको अंजाम दिया है। उसके अलावा यू कैन से अगर आपको इतने डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना है ड्रोन से तो यू नीड सैटेलाइट लिंक, अदरवाइज इस रेंज के लिए डेफिनेटली ऑपरेटर्स वर इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। स्क्वाड्रन लीडर, एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले वक्त में ड्रोन्स ही सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं? क्या वजह है, लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अंजना, देखिए ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो अब वॉरफेयर की बिल्कुल जो बोल सकते हैं सूरत बदल चुकी है। अब इट इज़ नो मोर फिजिकल, इट इज़ अबव ग्राउंड नाउ। और ड्रोन्स आप देखें जैसे कि एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, एक अजाइल तरीका है। देखिए इसके ये मनूवर कितने आसानी से कर सकता है, छोटी जगहों में जा सकता है एंड एट द सेम टाइम आपका रडार, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, एडवर्सरीज का एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस इतनी छोटी है, डायमेंशंस आर सो स्मॉल, उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कभी पकड़ में ही नहीं आएगा, स्पीड की वजह से नहीं आएगा। एंड दीज आर द पॉइंट्स व्हाई दीज आर मोर इफेक्टिव और अपना काम भी कर देते हैं जो डिस्ट्रक्शन का है, प्रिसिशन अटैक करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नाउ टेकिंग ओवर द न्यू वॉरफेयर। बिल्कुल सही आपने समझाया। और अब बहुत धन्यवाद आपका स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और दिखाने के लिए कि कैसे सबसे पहले तो आपको कमजोर टारगेट्स, आपको सबसे कमजोर नहीं, जो सबसे जरूरी चीजें हों। मतलब आप सोचिए कि रूस में क्या चुना ज़ेलेंस्की ने, वही बॉम्बर जेट्स जिससे वो बॉम्ब गिरा रहा था। तो वैसे ही वो पहुंची थी कि यहाँ पर एक चैनल के लिए टारगेट क्या होता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ फीड भी आ गया है, तो बड़े स्क्रीन पर आपको एक बार जल्दी से समझा देते हैं जो स्क्वाड्रन लीडर आपको दिखा रही थी। क्योंकि देखिए दो तस्वीरें हैं, एक तो ये ड्रोन है, ड्रोन कहीं और है और ड्रोन छोटा सा है, वो कहीं पर भी ऊपर में फर्स्ट पर्सन व्यू, FPV ड्रोन से कहते हैं। अब ये कैमरे से देखिए ये क्या देख रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पर फिर देख सकते हैं। ये फीड है जो आपको उस ड्रोन के जरिए मिल रहा है। ये ड्रोन कहीं भी घुस सकता है, ये पूरा PCR दिखा रहा है, जो लोग बैठे उनके टेबल कहाँ पर हिट करना है दिखा रहा है, फिर आप ड्रोन के जरिए वहां पर हिट कर सकते हैं। तो ये जो दो तस्वीरें हैं उसमें आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि कैसे इनको अंजाम दिया जा रहा है और कैसे ये सबसे बड़ा खतरा आने वाले वक्त में बन सकता है। अब अकबर का रुख करते हैं। दुनिया में जहां भी तनाव हो रहे हैं वहां एक ही व्यक्ति है जिसकी बात, हालांकि ये खबर मतलब आप कह सकते हैं कि एक धागे में आगे बढ़ रही है, एक ही व्यक्ति है जिसकी बात, जिसकी साख और जिसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से मिट्टी में मिल रही है, और ये नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वास्तव में हर जगह जबरदस्ती का नेता बनने के अपने दुष्परिणाम होते हैं। जब किसी अच्छी बात का श्रेय आपको मिलता है तो बात बिगड़ने का ठीकरा भी आपके सिर पर ही फूटता है। विश्वसनीयता घटती है सो अलग, चाहे रूस यूक्रेन विवाद हो, चाहे इजराइल हमास विवाद हो, या फिर भारत पाकिस्तान का हमला हो, ट्रंप बिना बुलाए, बिना न्योते के जबरदस्ती दुनिया का नेता बनने की नीयत से इन सब मामलों में घुस बैठे और उन्होंने हर जगह पर अपनी किरकिरी करा ली है। आप देख ही रहे हैं, रूस यूक्रेन विवाद में तो हाल ये हो गया है कि उनकी बात इतनी हल्की हो गई कि जिसे कोई भी अब कह सकते हैं ना कि ड्रोन से उड़ा सकता है, ये बात की उनकी कीमत रह गई। सोचिए, सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के लिए शांति वार्ता की मेज सजाई गई थी, जिस पर ट्रंप की सीधी नजर थी और टेबल पर शांति और समझौते के गुलदस्ते पहुंचने से पहले ही नई जंग का पैगाम पहुंच गया और दोनों तरफ से ड्रोन बरसने लगे। आप सोचिए, इन्हीं ज़ेलेंस्की को एक बार व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यू डोंट हैव द कार्ड्स, यानी तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, सब यहां से है। और अब ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया। वास्तव में ये लड़ाई भले ही यूक्रेन और रूस की हो, लेकिन इसमें अभी तक किसी की हार हुई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की है। ना उन्हें पुतिन ने न्योता दिया, आइए आप हमारी सुलह करवाइए, ना ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप आकर युद्ध रुकवा दीजिए, लेकिन ट्रंप खुद ही ढोल पीटते आ रहे हैं कि वो आकर युद्ध रुकवाएंगे। अब युद्ध रुकवाना तो दूर, मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि जहां सिर्फ प्रतिशोध ही प्रतिशोध नजर आ रहा है, यानी बद से बदतर स्थिति। ट्रंप की पहल पर हो रही इस शांति वार्ता को लेकर पहले से ही शक था कि इसका अंजाम शायद ही सकारात्मक हो, लेकिन वार्ता से पहले ही बात ज्यादा बिगड़ गई। उससे पहले ज़ेलेंस्की ने सोचा कि जो करना है, क्योंकि हाल में ही रूस ने जबरदस्त ड्रोन अटैक किया था, उन्होंने उससे भी खतरनाक अटैक कर दिया।
पहले तो रूस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो यूक्रेन पर हमले रोकने के बदले में वास्तव में चाहता क्या है, लेकिन हमले रोकने के लिए बेहद कड़ी शर्तें जरूर रख दी। रूस ने कहा कि उसे उसके क्षेत्र में पूरी संप्रभुता चाहिए, यूक्रेन का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, उस पर लगे प्रतिबंध तत्काल हटने चाहिए, रूस की सीमा की तरफ नेटो का विस्तार रखना चाहिए। रूस चाहता था कि जिस क्षेत्र पर उसका दावा है वहां से यूक्रेन की सेना चली जाए, भले ही अभी तक वहां रूस कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन ये सब बातें होती हैं। उससे पहले ही यूक्रेन ने दिखा दिया कि वो भी बड़ा हमला कर सकता है। इससे ठीक पहले शनिवार को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 472 ड्रोन शामिल थे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी निराशा की बात है, क्योंकि रूस यूक्रेन तो पहले से ही जंग में थे। ये ट्रंप ही थे जो इसे रुकवाने की बात कर रहे थे। अब ट्रंप किनारे से इस युद्ध को देख रहे हैं जिसे वो समाप्त करने का दावा करते थे। कहा था सत्ता में आते ही कुछ घंटों में कर देंगे। अब उनका विदेश नीति पूरी तरह से, उनकी विदेश नीति जो है वो फेल होती दिख रही है। उनकी विदेश नीति की आधारशिला ही ड्रोन धमाकों से हिलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सबसे पहले ज़ेलेंस्की पर जोरदार दबाव बनाया था, यहाँ तक कि ओवल ऑफिस में उन्हें बेइज्जत किया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी बात कितनी मानी ये सब हमले देखकर अब स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की। रूस ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया, जिसके बाद वो बौखला गए, पुतिन को पागल बताने लगे। ज़ेलेंस्की उनकी बात सुन रहे हैं, ना पुतिन। अब ट्रंप के पास यही विकल्प है कि वो धीरे धीरे से इस पूरे मामले से अलग हो जाए। वो ये कह दें कि ये जो बाइडेन की शुरू की गई लड़ाई है मेरी नहीं है। वो इसे पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। ट्रंप की इतनी कोशिश यूक्रेन और रूस के नेताओं के साथ उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप ये बताता है कि यूएस इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे घटनाक्रम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और धीरे धीरे ये ट्रंप का युद्ध बन गया, जिसमें अब अमेरिका और ट्रंप की पूरी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता दांव पर लग चुकी है। तो तीसरे विश्व युद्ध से जुड़े एक हालिया सर्वे के बारे में जरा बताएंगे। हमारे देश में लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये सवाल है जिससे भारतीयों से सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीयों से भी ज्यादा परेशान हैं। आपको हालिया सर्वे के बारे में बताते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध के बारे में किया गया, जिसमें अमेरिका यूरोप के लोग शामिल थे। वास्तव में आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लोग विश्व युद्ध के खतरे जितना देख रहे हैं बहुत नजदीक से मान रहे हैं। इस सर्वे में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के लोग शामिल थे। सर्वे में शामिल 41 से 55% लोगों का मानना है कि अगले 5 से 10 साल के भीतर विश्व युद्ध होगा। अमेरिका और यूरोप के लोगों का सबसे बड़ा डर रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के तनाव की वजह से है। उनको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा विनाशकारी होगा। 76% लोग मानते हैं, माफ कीजिएगा 70% लोग कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस सर्वे में यूरोप के 82%, अमेरिका के 69% लोगों ने रूस के साथ तनाव को सबसे बड़ा खतरा बताया है। यानी पुतिन को लोग सबसे कम भरोसेमंद इस मामले में मानते हैं कि वो जबरदस्त काउंटर करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में अब सबकी निगाहें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ है, जिनकी इमेज ही एक माचो मैन की है। वैसे भी ये कहा जाता है कि रूस एक ऐसा देश है जहां अगर किसी को राज करना है तो उसके मिलिट्री के तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। अभी तक पुतिन की इमेज भी ऐसी है। रूस में एक मजबूत नेता माने जाते हैं, कोई समझौता नहीं करते। अगर रूस ने इस हमले का जवाब नहीं दिया तो क्या रूसी उन्हें स्वीकार करेंगे? और अब अगली खबर सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाली। भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया स्वर्णिम चैप्टर जुड़ा है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 6वें राउंड में ऐतिहासिक शिकस्त दी। डी गुकेश के इस नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ क्लासिकल शतरंज में पहली जीत रही। आपको बता दें, गुकेश के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कार्लसन ने कहा था, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेलता, वहां मुझे हराने वाला कोई नहीं है। जवाब में गुकेश ने कहा था, मौका मिला तो उनके सामने बिसात पर खुद को परख लूंगा। ये देखिए, और आखिरकार वो पल आया। 19 साल के गुकेश ने 34 साल के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को
हरा दिया। गुकेश द्वारा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को मात देने के बाद दोनों खिलाड़ियों का रिएक्शन भी देखने लायक था। इस जीत से जहां गुकेश संतुलित नजर आए, वहीं कार्लसन आपा खो बैठे। आप ये वीडियो देखिए। खेल नहीं सिखाता, मैदान में गुस्सा दिखाना। कार्लसन ने हार के बाद जोर से हाथ को उस मेज पर पटका जहां चेस बोर्ड रखा था। उनके हाथ पटकने से पूरा चेस बोर्ड हिल गया। बाद में उन्होंने गुकेश से माफी मांगी, हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन वो जल्दी से वहां से चले गए। साफ नजर आ रहा है कि अपने देश में गुकेश से हार को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। कार्लसन की हताशा ये भी दिखाती है कि गुकेश की जीत कितनी शानदार, कितनी निर्णायक रही होगी। एक तरफ जहां कार्लसन की नाराजगी कैमरे में कैद हुई, वहीं दूसरी तरफ गुकेश की विनम्रता देखिए, सभी का दिल जीत लिया। गुकेश के करियर की यह सबसे बड़ी जीत थी। बावजूद इसके वो खुशी से चीखे, चिल्लाए नहीं या फिर उनके टेबल पटकने पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके उलट इस जीत से वो काफी हैरान दिखे। उन्होंने इस फीलिंग को सिंक इन करने में, अपने अंदर समझने में समय लिया। पूरे समय शांत, विनम्र, बिल्कुल विनम्र दिखे। शिष्टाचार का शानदार परिचय देते हुए वो हर बार की तरह वापस अपनी सीट पर बैठे। जो चेस बोर्ड कार्लसन के घूसे से हिल गया था, उसे उन्होंने समेटा, बाकायदा अरेंज किया। सम्मान करना चाहिए जिस खेल को आप खेलते हैं। इतना ही नहीं, मैच के बाद गुकेश ने अपनी जीत को किस्मत बताया और कहा कि 100 में से 99 बार मैं कार्लसन से हार जाता, आज बस किस्मत अच्छी थी। मुकाबले की सबसे खास बात यही रही कि जीत के बाद गुकेश ने संयम, शिष्टता, विनम्रता के साथ व्यवहार किया। एक सच्चे चैंपियन की यही पहचान होती है। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल गुकेश का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि भारत में शतरंज को नई उड़ान मिलेगी। जरूरी नहीं कि आप सभी लोगों को पसंद आए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं।